बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पास्कल लॉ को डिफाइन हमने कर लिया था और समझ भी लिया था। और ये तमाम फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स क्या होते हैं? एनीथिंग विच कैन फ्लो, कोई भी चीज जो बह सके। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। इसकी एप्लीकेशंस का कहा था और आज हम सबसे पहली चीज जो है वो हाइड्रोलिक प्रेस जो है ये देखेंगे कि उस पर बहुत थोड़ी सी फोर्स लगाकर हम बहुत बड़ी फोर्स हासिल कर लेते हैं, बहुत बड़ी फोर्स अचीव कर लेते हैं। तो वो कैसे होता है? हाइड्रोलिक प्रेस जो है उस पर थोड़ी सी फोर्स लगाकर हमें आउटपुट में बहुत ज्यादा फोर्स मिलती है। वो कैसे, ये काम कैसे होता है? तो बच्चे, हाइड्रोलिक प्रेस इज ए मशीन विच वर्क्स ऑन द पास्कल्स लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल्स लॉ, जो पास्कल लॉ की बुनियाद पर काम करती है। अब ये इसका स्ट्रक्चर बता रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स। यहाँ से आपने शुरू कर लेना। हाइड्रोलिक प्रेस की वर्किंग को बंदा पूछ लो तो यहाँ से शुरू कर लेना कि हाइड्रोलिक प्रेस इज ए मशीन दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स। ये 2 सिलेंडर्स पर मुश्तमिल होती है। एक सिलेंडर ये, ठीक है, इसमें एक बड़ा पिस्टन लगा हुआ। दूसरा सिलेंडर ये है और इसमें एक छोटा पिस्टन लगा हुआ। नहीं समझ आया? क्लियर हो गया? यहाँ पे यही कहा जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसे सिलेंडर्स जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? डिफरेंट होता है। एज शोन इन द फिगर 7.16। दे आर फिटेड विद पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a एंड कैपिटल A। अब ये जो आपके सिलेंडर्स होते हैं इनके अंदर 2 पिस्टन्स फिक्स्ड होते हैं। छोटे सिलेंडर के अंदर स्मॉल a क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक पिस्टन होता है और बड़े सिलेंडर में कैपिटल A क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक पिस्टन होता है। याद है? किसका स्ट्रक्चर फुलफिल हो गया? नहीं समझे अभी? समझ आया? यहाँ तक। द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड, वो जिस्म जिसको दबाना या पिचकाना मकसूद हो, इज प्लेस्ड ओवर द पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A। अब ये जिसम है ना, इसको दबाना मकसद था, इसको यहाँ पे रख दिया। जैसे ही यहाँ पे फोर्स लगाई जाएगी इसको दबाव मिलेगा, ये दब जाएगा। समझ आया नहीं है? अब गौर से सुनना। द फोर्स F1 याद कैसे रखना? इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है? नहीं समझ आया? दे आर फिटेड विद द पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a एंड कैपिटल A। क्लियर हुआ? फिर यहां से लिख लेना द फोर्स F1 इज अप्लाइड। द फोर्स अप्लाइड इन द पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a। तो इस
पिस्टन पर कितना प्रेशर बनेगा, या ये इस लिक्विड पे कितना प्रेशर डालेगा, फोर्स कितनी है F1 और एरिया कितना स्मॉल है, नहीं समझ आया। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, प्रेशर होता है। आपने यहाँ पे प्रेशर P लगा दिया, ये वो कह रहे हैं द प्रेशर P प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल पिस्टन इज ट्रांसमिटेड। अब जो प्रेशर आप यहाँ पर लगाएंगे वही प्रेशर यहाँ पे जाकर लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। The pressure P produced by the small piston is transmitted equally to the large piston and a force F2 acts on capital A cross sectional area। नहीं समझ आया, समझ आया नहीं यार। And a force F2 acts on capital A which is much larger, ये भी हम बाद में बात करेंगे। And a force, जब यहाँ से जो प्रेशर आपने इधर भेजा है तो वो प्रेशर क्या करेगा, इस पिस्टन पे फोर्स लगाएगा। प्रेशर फोर्स होती है ना जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे आके लगेगी, नहीं समझ आए, बात समझ आ रही है ये नहीं आ रही। तो आपने क्या करना है जी, क्या लिखना है कि यहाँ पे आपने प्रेशर डाला, वो यहाँ जाके क्या करेगा, इस पिस्टन को ऊपर की सिम्प में पुश करेगा। पुश करना मतलब फोर्स लगाएगा। अब वो फोर्स किसके बराबर होगी, उसे हम F2 का नाम देते हैं। लेकिन फिर गौर से सुन लें, दोबारा मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोलिक प्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पिस्टन्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, दे आर फिटेड विद द पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शंस, ठीक है, टू सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ईच सिलेंडर इज फिटेड विद द पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्मॉल एंड कैपिटल है। क्लियर हुआ? द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड इज प्लेस्ड ओवर द piston of large cross sectional area. If the force F1 is applied on the piston of cross sectional area small a, सुन रहे नहीं सुन रहे, the pressure P produced by the piston is transmitted to the large piston and a force F2 acts on capital A which is much larger than F1। ये तो हमने बाद में डिसाइड करना है, आप F2 तो अकेले लिख लें, on capital A। क्लियर हुआ? अच्छा मुझे ये बताएं, जो प्रेशर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगेगा वो P1 होगा और वो बराबर होगा F1 डिवाइडेड बाय A स्मॉल a। क्लियर हुआ? प्रेशर ऑन द पिस्टन ऑफ लार्ज एरिया कैपिटल A वो किसके बराबर होगा, F2, हाँ P2 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A। क्लियर हो गया? अब बच्चे आपको जो पास्कल लॉ वो ये कहता है कि जब भी आप किसी फ्लूइड पे जो कि एक कंटेनर में इनक्लोज्ड हो, आप कोई भी फोर्स लगाते हैं तो वो ट्रांसमिट होती है। जो आप प्रेशर लगाते हैं at any point of a liquid which is enclosed in a container, so it is transmitted without loss to all the parts of the liquid। वो बगैर किसी नुकसान के जो लिक्विड है उसके तमाम रीजन्स पर इक्वली अप्लाई होता है, ट्रांसमिट होता है। इसका मतलब P1 और P2 क्या होंगे, इक्वल। अप्लाई पास्कल लॉ, the pressure on large piston of area capital A will be same as on small piston, that is ये आपने कहना है by Pascal law P1 is equal to P2। अगर अंग्रेजी नहीं डालनी तो अब P1 की वैल्यू डाल दी, P2 की वैल्यू डाल दी, सुन रहे हो? कंपेयरिंग द अबव इक्वेशंस का मतलब ये है, वी गेट। अब बच्चे एक बात अपनी लाइफ में याद रखिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो ये कि आपकी इनपुट फोर्स F1 है, ऐसा ही, और आपकी आउटपुट फोर्स, ठीक है। मशीन की दुनिया में जो इनपुट फोर्स होती है उसको एफर्ट कहते हैं, और जो आउटपुट फोर्स होती है उसे लोड कहते हैं। कौन है बच्चे? उसे क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। समझ आया नहीं है? एफर्ट और लोड, गौर से सुन लेना, गौर से सुन लेना। और जब आप पता करना चाहे कि मशीन फायदेमंद है कि नुकसानदेह है, तो हम निकालते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, मशीनी फायदा, मशीनी नफा। तो हम जो लोड होता है उसे ऊपर रखते हैं और जो एफर्ट होती है उसे
अगर बच्चे मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो तो वो मशीन किसी काम की नहीं है आपकी, वो मशीन मत यूज कर। नहीं समझ आया? वो मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होगा वो मशीन हमारे किसी काम की नहीं है, अभी भी नहीं समझे। और वो मशीन जिसका ये एफिशिएंसी नहीं है, ये मैकेनिकल एडवांटेज है। ये क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज है, अभी भी नहीं समझे। तो जनाब अभी आपका लोड कौन सी फोर्स है? अभी आपने लिखा F1 P1 इज इक्वल टू P2 लिखा, P1 द F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल है, P2 द F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल है। लोड कौन सी फोर्स है? F1 या F2? जनाब यानी लोड को ऊपर रहने दो और F2 को नीचे ले जाओ, कैपिटल ए वहां चला जाएगा। अभी भी नहीं समझे? तो कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल ए इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय, ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस। समझ आया? अब बच्चे हमने ये पता करना है क्या ये 1 से बड़ा या छोटा। तो मुझे एक सवाल का जवाब दोगे? ये जो कैपिटल ए है ये बड़ा है या स्मॉल ए बड़ा? जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है ये बड़ा है ना, ये ज्यादा है ना, और ये क्या है? कम है ना। तो जनाबे अली अगर और से सुन लो, ये चीज है, अब ये पॉजिटिव है, एरिया पॉजिटिव होता है नेगेटिव। अगर मैं दोनों साइडों को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दूं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो क्या आ जाएगा? जो कैपिटल ए है वो बड़ा आ जाएगा किससे? स्मॉल ए से। बड़ा है ना, डिवाइड किया, यहाँ पे क्या आ गया? 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। मेरी बात समझ आई? नहीं आई? क्योंकि मुझे पता है कि जो कैपिटल ए है वो बड़ा है स्मॉल ए से, दोनों साइडों को डिवाइड किया ए से, तो पता चला भाई ये तो 1 से बड़ा आएगा। समझ आया नहीं यार? अब जनाब क्योंकि कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए किसके बराबर है? F2 बाय F1 के। इसको कह दो 1, इसको कह दो 2, और सुन रहे हो? तो जनाबे अली बाय यूजिंग 1 and 2 क्या मैं कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए की जगह पे F2 बाय F1 नहीं लिख सकता? दोनों बराबर है ना। तो लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट इट्स आल्सो ग्रेटर देन 1। अब F1 यहाँ डिवाइड हो रही, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो F2 इज ग्रेटर देन F1। क्या प्रूफ हुआ? कि जो लोड है वो एफर्ट से कई गुना ज्यादा होगा। जो फोर्स आप छोटे पिस्टन पे लगाएंगे वो कम होगी, और जो बड़ा पिस्टन आगे फोर्स लगाएगा वो क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। अब आपसे बंदा सवाल पूछे कितनी होगी, तो बताइए कितनी होगी? अब P1 और P2 तो बराबर थे, अगर मैं इसको भी P कह दूं और इसको भी P कह दूं तो मसला पास्कल लॉ के मुताबिक तो दोनों सेम होंगे। समझ आया नहीं यार? तो बेटा जी गौर से सुन लो, सुन रहे हो? गौर से सुन लो। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया के, फोर्स बटा एरिया के, प्रेशर बराबर होता है। मुझे फोर्स चाहिए तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? P मल्टीप्लाई कैपिटल ए के। लो जी न्यूटन सेकंड लॉ तो ये कहता था P इक्वल टू m में होता है। आज आपने ये कहते नहीं, जो फोर्स है वो प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। अभी तक आपने फोर्स के कितने फार्मूले पढ़े हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पढ़ा, F इज इक्वल टू m में पढ़ा, और बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पढ़ा। बोलते क्यों नहीं हो सारे चुप? ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पढ़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पढ़ा, फोर्स इज इक्वल टू m में जनरल फोर्स का फार्मूला पढ़ा। बोलते क्यों नहीं हो? वेट का फार्मूला पढ़ा। बोलते क्यों नहीं हो? बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो। पढ़ा पक्का? चलो ये भी तो पढ़ा, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P बाई टी। तो लो आज ये भी पढ़ लो, P मल्टीप्लाई A इज फोर्स। कितने फार्मूले? कभी बैठ के सोचा घर में? कभी सोचा बैठ के क्लास में कहीं चलते फिरते आते जाते हंसते मुस्कुराते, कभी सोचा कि अभी तक हमने फोर्स के कितने फार्मूले पढ़ लिए, मास के कितने फार्मूले? कल डेंसिटी का फार्मूला यूज करके हमने मास निकाल लिया, वॉल्यूम कितना आसानी से निकाल लिया सिलेंडर का।
क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया बस। निकाला नहीं निकाला? तो बेटा वॉल्यूम निकाला, उसको रो से मल्टीप्लाई किया और साथ जी से अच्छा वेट का कल नया फार्मूला पढ़ गए हो क्या? वेट का नया फार्मूला पढ़ गए हो? मैथ्स क्या था? रो वी क्या था? ए एच, याद आया? और किससे मल्टीप्लाई किया? जी से, वेट बन गया। ये मैथ्स है, मैथ्स मल्टीप्लाई ग्रेविटी, तो वेट का नया फार्मूला आ गया, रो जी ए एच, ये वेट का फार्मूला था। तो उसको डिवाइड किया था किससे? ए से, ए से ए कट गया था और ये बन गया था प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट डेप्थ एच। नहीं समझे? आसान तरीन चीजें हैं, लेकिन दिमाग में बिठाओ, दिमाग में बिठाओ। तो बच्चों अभी जो मैंने आपके सामने काम किया, यहां लगाया पास्कल। अब स्टेप्स देखो, बाय पास्कल ला, अंग्रेजी तो लिखी लोगे, बाय पास्कल ला P1 इज दिस, P2 इज दिस का, और दोनों सेम है तो मैं कहूंगा दोनों P हैं, बराबर लिख दी, ये वैल्यूज पुट कर दी। हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट होता है, F2 को ऊपर रखा, F1 को नीचे लाया तो कैपिटल ए ऊपर चला जाएगा। अब मुझे पता था बिकॉज, सुन रहे हो, कैपिटल ए स्मॉल ए से बड़ा है, मैंने रेशियो निकाल ली, कैपिटल ए ऊपर रखा, स्मॉल ए वो 1 से ग्रेटर है, मैंने कहा अगर ये 1 से ग्रेटर तो ये भी क्या होगा? 1 से ग्रेटर होगा। अच्छा ये मैकेनिकल एडवांटेज हमें लिखना नहीं है यहाँ पे, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा, ठीक है? समझ आया? तो आपने क्या किया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को कंपेयर किया, तो अगर कैपिटल ए बाय स्मॉल ए बड़ा है तो F2 बाय F1 भी बड़ा होगा 1 से, तो इससे पता चला कि F2 इज ग्रेटर देन F1। बच्चे ये बात यहाँ करनी थी, सिंस द रेशियो कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए इज ग्रेटर देन 1, कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए 1 से ग्रेटर क्यों है? क्या कहा जा रहा है? रेशियो कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए इज ग्रेटर देन 1। क्यों? कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए। तो क्या कहना है? डिवाइडिंग विद तो ये आएगा कि नहीं आएगा? इसका जवाब ये बिकॉज, क्योंकि जो कैपिटल ए है वो बड़ा किससे? स्मॉल ए। नहीं समझते, नहीं समझते। जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो रेशियो का आंसर 1 से बड़ा है। इनिशियल सब ये था, समझ आया? अब देखो जो उन्होंने कहा वो ठीक है कि सिंस दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1, तो बंदा पूछे क्यों, तो क्या जवाब दोगे? स्मॉल ए। इसलिए इसके जवाब में ये 3 नुक्ते डालने हैं, बिकॉज कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, सो देयरफॉर वी हैव डिड्यूस्ड दिस रिजल्ट। हेंस अब अगर ये बड़ा है 1 से तो क्या ये बड़ा नहीं होगा 1 से? मैकेनिकल एडवांटेज नहीं बड़ा होगा। अब मजे की बात यह है कि आपका मैकेनिकल एडवांटेज कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए के बराबर है। F2 बाय F1 भी तो होता ही होता है, लेकिन वो कैपिटल ए बाय स्मॉल ए के भी बराबर है। क्लियर हुआ? हेंस इसका मतलब अगर ये बड़ा है 1 से तो ये भी बड़ा होगा 1 से, ठीक है? और अगर F2 बाय F1 1 से बड़ा है तो इसका मतलब F2 बड़ी है किससे? F1। हेंस इससे ये कंक्लूजन हम निकालेंगे, अगर A बाय कैपिटल ए बाय स्मॉल ए इज ग्रेटर देन 1, तो हेंस F2 इज ग्रेटर देन, सुन रहे हो, F2 दैट एक्ट्स ऑन द लार्जर पिस्टन is greater than F1 acting on the smaller piston. Hydraulic system working in this way are known as force multipliers. मल्टीप्लाई करने से चीजें बढ़ती हैं, तो इनको फोर्स मल्टीप्लायर्स कहा जाता है। अगर आप 1 न्यूटन की फोर्स देंगे तो हो सकता है ये 10,000 न्यूटन की फोर्स बना के दे। मल्टीप्लायर्स नहीं समझ आया? बच्चे आप यहां तक लिखने के बाद कहां तक? इसको इक्वेशन 1 का नाम देना, फिर आगे कहना विकास ये है तो फिर ये निकलेगा, इसको दे देना 2 का नाम, फिर 1 और 2 का करना, इसकी जगह पे कौन आ जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर करके कि कौन सी चीज आ जाएगी, और यहां से क्या डिड्यूस हो जाएगा कि F2 इज ग्रेटर देन
F1 आपने कहना है दिस implies that hence इसको यूं लिखना है hence force F2 that acts on the piston of area capital A is much larger, is much greater than the force F1 acting on the smaller piston because of this property. ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम जो है जो इस प्रिंसिपल पर काम करेगा वर्किंग इन दिस वे आर नोन एज द फोर्स मल्टीप्लायर्स। अगर बात नहीं समझ आई फिर दोबारा पूछ लो। मैंने ये लिखा हुआ है बिकॉज़ कैपिटल इज ग्रेटर देन स्मॉल है, डिवाइड किया दोनों साइडों को, इसको नाम दिया, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी और ये ऐसे करना है प्रूफ, इसको 2 का नाम दे देना प्लीज, इसको 1 फ्रॉम 1 एंड 2। नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लो। अच्छा एक बात तो बताओ, जो हीट होती है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करती है? हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है? अच्छा एक बात तो बताओ, हीटर लगा हुआ हो तो हीट तुम्हारी तरफ आती है, हीटर की तरफ जाती है? क्यों? अब याद रखना, हीटर का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। रूम का टेम्परेचर क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज, ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर रीजन टुवर्ड्स ए लो टेम्परेचर। नहीं समझ आया? आप बर्फ को हाथ लगाते हो आपको ठंडक फील होती है, पता क्या होता है? आपकी बॉडी से हीट बर्फ की तरफ जाती है, इसलिए आपके जिस्म में ठंड हो जाती है। Heat always move from a high temperature towards low temperature. अब मुझे ये बताओ फ्लूइड्स, हवा किधर से किधर को मूव करेगी? हाई प्रेशर से, ओ भाई, टुवर्ड्स लो प्रेशर। थर्मल प्रेशर को हम टेम्परेचर कहते हैं, थर्मल हम टेम्परेचर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रेशर को वोल्टेज कहते हैं। क्या कहा मैंने? वोल्टेज कहते हैं। और थर्मल प्रेशर को टेम्परेचर कहते हैं। तो जो फ्लूइड्स होते हैं वो हाई प्रेशर से टुवर्ड्स, आप चाहते हैं कि एक फ्लूइड आपकी तरफ आए, आप अपने इर्द गिर्द प्रेशर कम कर लो, फ्लूइड आपकी तरफ आ जाए। नहीं समझ आया? कभी गौर किया जब दरवाजा बंद करते हो खिड़कियां, जैसे आपके घर में अगर कहीं और से हवा बाहर नहीं जा सकती तो आप एक दरवाजा बंद करते दूसरा खुल जाता हो जाए। आप जैसे दरवाजा बंद करते हो हवा मूव करती है इधर को, तो प्रेशर कमरे में क्या होता है कम, तो दूसरे दरवाजे को हवा धक्का मार के अंदर आ जाए। बाहर की हवा हाई प्रेशर से टुवर्ड्स लो प्रेशर मूव करे। अभी भी नहीं समझे? तो फ्लूइड्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए रीजन एट हाई प्रेशर टू ए रीजन एट लो प्रेशर। इसी वजह से ये टीके में भी क्या आता है, इंजेक्शन, ये जो दवाई है ना मेडिसिन, ये फ्लो करके आ जाती है। कहते हैं द पिस्टन ऑफ द सिरिंज इज पुल्ड डाउन। ये पिस्टन जो है आप नीचे खींचते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है? वैक्यूम, हवा रिमूव हो जाती है, प्रेशर लो हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे लिक्विड है वो उसको प्रेशर को बराबर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए यहाँ से भाग के नीचे आता है ताकि प्रेशर बराबर रहे। किसके अंदर? इस बोतल के अंदर और यहाँ पे इस पिस्टन के अंदर। तो क्या कहा जा रहा है? द पिस्टन ऑफ द सिरिंज इज पुल्ड आउट। जब उसे बाहर खींचते हैं तो दिस लोअर्स द प्रेशर इन द सिलेंडर। द लिक्विड फ्रॉम द बोतल एंटर्स इनटू द, कहाँ पे? थ्रू द पिस्टन, नहीं, इंटर इनटू द सिलेंडर। ये पिस्टन नहीं बच्चे, सिलेंडर में दाखिल होगा ना, पिस्टन में कहाँ दाखिल होगा? ठीक है, इनटू द सिलेंडर, ठीक है, थ्रू द नीडल और नोजल। सुन रहे? नहीं सुन रहे? ये सिलेंडर है ना जिसके अंदर लिक्विड आता है, ये पिस्टन है आपका जिसको पीछे मूव करेंगे। ठीक है, तो इस जब जैसे ही आप प्रेशर कम हो जाएगा तो बस ये बात याद रखनी है कि हाउ ए लिक्विड एंटर्स इनटू द सिरिंज ऑफ द इनटू द सिरिंज। तो क्या जवाब दोगे? फ्लूइड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम ए रीजन एट हाई प्रेशर टू ए रीजन एट लो प्रेशर। द पिस्टन ऑफ द सिरिंज इज पुल्ड आउट। जब हम उसे बाहर खींचते हैं this lowers the pressure inside the cylinder. Automatically क्या होगा? The liquid from the bottle enters into the piston from a region at high pressure to a region at
लो प्रेशर। समझ आ गया? अब जनाब एक न्यूमेरिकल आ गया जी, बड़ा अच्छा किस्म का। इन हाइड्रोलिक प्रेस कहाँ पे? ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। कितना न्यूटन की? अब 100 न्यूटन की फोर्स पता कितनी होती है? चलो जी बताओ। 100 kg। ये वेट तुझे दे दिया फॉर एग्जाम्पल, ये क्या? इसको समझ, ये वेट है, ये फोर्स है। अगर वेट 100 न्यूटन हो, मास जी कितना होता है? 10। वो तो जाके डिवाइड करते मास कितना आ जाएगा? ऐसे निकालते हैं कि वेट है ये, इसको समझ ले ये वेट है, इसको 10 से डिवाइड कर तो तुझे मास मिलेगा नहीं मिलेगा? W/G होता है मास, तो कितना आ गया आंसर? 10 kg। 10 किलो का बच्चा पकड़कर, नहीं समझे, उसे को बेटा इस पे जोर डाल, इस पे खड़ा हो जा, तो इतनी फोर्स है। 10 kg की कोई चीज उठाकर बड़ी आसानी से रख सकते हैं। 10 किलो का आटे का थैला ही रख दो उसके ऊपर। समझ आ गया? इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ ए पंप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.0 मीटर इज। ये उसका क्रॉस सेक्शन, ये स्मॉल ए दे दिया। फाइंड द फोर्स दैट कंप्रेसेस ए, फोर्स फाइंड करनी है F2। सुन रहे हो? जो कंप्रेस करेगी एक कॉटन बेल, एक रुई की गठ को, प्लेस्ड ऑन द लार्जर पिस्टन, किस पे? बड़े पिस्टन पे, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर। समझ आ गया? F1 कितना दे दिया? 100 न्यूटन। स्मॉल ए कितना दे दिया? 0.01 मीटर स्क्वायर। फोर्स 2 फाइंड करनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए दे दिया। हमें ये तो पता है ना? नहीं समझ आया? फॉर हाइड्रोलिक प्रेस यही है प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, यही कहता है। तो आपने F2 फाइंड करना, कैपिटल ए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। F2 बराबर आ जाएगा F1 मल्टीप्लाई कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए। F1 100, कैपिटल ए 1 और 0.01 था, तो 1/100 हो गया। 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 10,000 न्यूटन। मतलब 1000 kg की बेल उठा लोगे दूसरी साइड में। 10 किलो का बच्चा हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर अगर खड़ा हो जाए तो दूसरी साइड पर 1000 किलोग्राम की रुई की गठ उठा लेगा वो, सिर्फ खड़ा होकर। नहीं समझ आया? कितनी फोर्स बढ़ गई? 100 गुना फोर्स को बढ़ा दिए। 100 न्यूटन की लगाई, 10,000 की मिल गई, तो 100 टाइम्स फोर्स बढ़ गई ना। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द फोर्स मल्टीप्लायर। अभी भी बात समझ नहीं है? ब्रेकिंग सिस्टम, यहाँ पे भी बच्चे आपका जो है वो पास्कल लॉ अप्लाई हो रहा है। तो जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है वो भी पास्कल लॉ के उसूल पे काम करता है जी। द ब्रेकिंग सिस्टम, आप देखो यहाँ से आप तार कहाँ से लेके जाओगे? नहीं समझ आया? तार को इतने बाल दोगे ना तो टूट जाएगी, एक दफा खींचने पे टूट जाएगी। लेकिन लिक्विड जो है उसकी तो शेप ही फिक्स नहीं होती, वो आगे पीछे आते जाते उसे कुछ नहीं होगा, वो नहीं टूटेगा। एफिशिएंट सिस्टम है। वरना गाड़ी चल रही हो, ब्रेक की तार टूट जाए तो क्या करोगे? पहले गियर में डाल के क्लच छोड़ देना, तो गाड़ी अगर फुल तेज रफ्तार में भी होगी तो हादसा हो जाएगी। और अगर इंजन ऑफ करके गाड़ी डाल के गियर में बंद कर दोगे, गाड़ियां टूट जाएंगी लेकिन गाड़ी रुक जाएगी। नहीं समझ आया? रुकने का तरीका। और गाड़ियां भी टूट गई फिर भी ना रुकी तो फिर क्या करोगे? चलो अल्लाह मालिक है इसका। लेकिन हमने ब्रेकिंग सिस्टम पढ़ना ही नहीं। द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ कार्स, बसेस एटसेट्रा आल्सो वर्क ऑन द पास्कल्स लॉ। ये भी पास्कल लॉ पे अमल की बेसिस पे अपना काम करता है। द हाइड्रोलिक ब्रेक्स एज शोन इन द फिगर 7.17 allow equal pressure to be transmitted through the liquid। पास्कल लॉ ये कहता है कि ये बराबर प्रेशर को लगने देती है, ठीक है, थ्रू द लिक्विड। व्हेन द ब्रेक पेडल इज पुश्ड, जब आप ब्रेक के पेडल को क्या करते हैं? दबाते हैं, ठीक है। जो पिस्टन होता है, व्हेन द ब्रेक पेडल इज पुश्ड इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द मास्टर, इसको मास्टर सिलेंडर, ऑन द मास्टर सिलेंडर व्हिच इंक्रीजेस द लिक्विड प्रेशर इन इट। जैसे आप ब्रेक को दबाते हैं, पेडल को दबाते हैं, तो ये एक्सर्ट करता है एक फोर्स इन द मास्टर सिलेंडर व्हिच
इंक्रीज द लिक्विड प्रेशर इन इट, जो उसके अंदर लिक्विड होता है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देता है। अब ये जो प्रेशर यहाँ बढ़ा यहाँ पे भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? तो इज ट्रांसमिटेड इक्वली, ये जो लिक्विड है, द लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू द लिक्विड इन मेटल पाइप। ये जो मेटल के पाइप्स होते हैं ना, इनके जरिए से जो लिक्विड प्रेशर है, सुन रहे हो? तो इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन द मेटल पाइप टू ऑल द पिस्टन, सारे पिस्टन की तरफ वो इक्वली ट्रांसमिट होता है, ठीक है? टू ऑल द पिस्टन ऑफ अदर सिलेंडर्स, दूसरे सिलेंडर्स। अब ये सिलेंडर्स हैं आपके, समझ आया नहीं आया? ये सिलेंडर्स हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे देखे 2 पिस्टन है, समझ आया? ये आपकी 2 पथरियां जो ना, ये वाली पथरियां, जैसे ये पिस्टन बाहर आएगा तो ये इसके गिर्द रोटेट कर सकती हैं। तो ये जो पैड्स हैं, कौन? ये ब्रेक ड्रम है, और ये इसके अंदर क्या लगे हुए हैं? पैड्स लगे हुए हैं, रबर पैड्स। जैसे आप इसको दबाएंगे ना, किसको? लिक्विड को, तो ये दोनों सिलेंडर बाहर को मूव करेंगे और इन पैड्स को किसके साथ लगा देंगे? इस सिलेंडर के अंदर लगा देंगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा? ये रुक जाएगा। रबड़ होती है तो इसको रोकेगी फ्रिक्शन की वजह से। जैसे ही आप पैडल से पांव उठाएंगे तो ये स्प्रिंग दोबारा इसको खींच कर वापस ले आएंगे। नहीं समझ आया? इसी तरह यहाँ पे जैसे आपने प्रेशर लगाया तो वही प्रेशर यहाँ पे लगेगा। ये वाला पिस्टन यहाँ से रबर पैड को पुश करेगा तो ये यहाँ जाके लग जाएगा, और ये वाला पिस्टन यहाँ भी एक रबर पैड होगा। अभी एक साइकिल एक बच्चा लेके आता था, उसकी भी ब्रेक इस तरह की थी, अब पता नहीं वो कौन था। तो वो जो प्लेट होती है, वो जो आपके ये रबर पैड होते हैं पिस्टन के साथ लगे हुए, वो इस डिस्क को पकड़ लेते हैं दोनों, और डिस्क को मूव नहीं करने, डिस्क रुक जाती है, ठीक है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो द लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू द लिक्विड इन मेटल पाइप्स टू ऑल द पिस्टन्स ऑफ अदर सिलेंडर्स, ठीक है जी? तो ड्यू टू द इंक्रीज इन लिक्विड प्रेशर द पिस्टन इन द सिलेंडर्स मूव आउटवर्ड। अब ये बाहर की जाने मूव करेंगे, ऐसा ही है? प्रेसिंग द ब्रेक पैड्स, और दबाएंगे किसको? ब्रेक के पैड्स को विद द ब्रेक ड्रम्स। किसके साथ? ब्रेक के ड्रम्स के साथ, ठीक है? या डिस्क के साथ, ठीक है? तो pressing the brake pads with the brake drums or discs, the force of friction between the brake pads and the brake drums stops the vehicle। अभी समझ नहीं आया? ये पिछले व्हील्स की ब्रेक है और ये आगे वाले व्हील्स की ब्रेक होती है, और डिस्क इसके साथ लगी हुई होती है। यहाँ तक किसी का मसला हो? ड्रम, जो पीछे वाला टायर होता है ना, इसके ऊपर व्हील होता है, समझ आया? अब यहाँ पे वो लोहे की रॉड होती है, यहाँ इसके अंदर, यहाँ ये उसके ऊपर जड़ा हुआ, समझ आया नहीं है? तो ये जो चक्का ना, ये जिसपे टायर घूम रहा है, ये इसको ड्रम कह रहे हैं। अब इसके अंदर ये सिस्टम लगा होता है, ये यूं यूं यहाँ पैड लगा, ठीक है? जैसे आप प्रेशर लगाओगे तो ये इधर को दबेगा और ये इधर को दबेगा और टायर को रोक देगा। नहीं समझ आती? अंदर जाके ये अंदर है इसके, ये खुलेगा यूं, तो जो घूमता हुआ पहिया ना, उसको अंदर की साइड पे जाके टच हो जाएगा, यूं करेगा। जैसे पैड लगेगा ड्रम के साथ तो उसको क्या करेगा? फ्रिक्शन की वजह से रोक देगा। नहीं समझ आया? फिर दोबारा नीचे हो जाएगा और टायर घूमना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसके व्हील इसके ऊपर, इसके ऊपर है, बड़ा व्हील होता है ना, तो ये जो उसका रिम है उसके अंदर है। नहीं समझ आया? आया? आगे चलते हैं। अब जनाब ये मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पे? फोर्स के 3 फार्मूले लिखे हैं मैंने। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ आया नहीं यार? अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी हम जो पढ़ेंगे, ब्रेक सिस्टम भी पढ़ लिया, 3 पॉइंट से बताने हैं उसके, पास्कल लॉ अप्लाई होता है। इसी तरह जीनियस, अच्छा यहां तक किसी को मसला हो? सोचे पास्कल लॉ तो आपको समझ आ गया, उसकी एप्लीकेशंस भी देख ली, हाइड्रोलिक प्रेस का प्रिंसिपल भी देख लिया, उसको फोर्स मल्टीप्लाई क्यों कहते हैं, ब्रेक सिस्टम
कैसे वर्क करता है। लेकिन मेरा अब आपसे एक सवाल ये है कि मैंने वैसे आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, याद करना। कहाँ पढ़ाई थी कोई मैं आपको दिखा देता। मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड। मैंने आपको कहा था मैं बाहर जाऊं और एक पत्थर उठा कर ले आऊं, ये तो बड़ा था ना मेरे से पत्थर, और तुम मुझे इसका वॉल्यूम निकाल के दो। अब उसकी शेप ही अगर सिलेंडर होता तो आप कहते ए मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई हाइट, क्यूब होता कहते लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, जी आ गया इसका वॉल्यूम। लेकिन जनाब अगर आप पत्थर ले आओ तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? याद आया कुछ? तो आपको मैंने कहा था आपने एक मेजरिंग सिलेंडर ले, भूल गए हो? पैसा कौवा याद है? आपसे ज्यादा तो पैसा कौवा फिर अक्लमंद था। उसने क्या किया था, कंकरियां डाली थी पानी में, तो जो कंकरियां थी उन्होंने क्या किया था, उनकी डेंसिटी ज्यादा थी, वो नीचे बैठ गई थी, उन्होंने पानी को उसकी जगह घेर ली और जितनी जगह पे वहीं उतने पानी को उन्होंने ऊपर भेज दिया, उतने पानी को उन्होंने ऊपर भेज दिया। अभी भी मेरी बात समझ आई है नहीं आई? क्लियर हुआ? अच्छा बात और से सुनना दे। तो जनाब इसी बात को जहन में रखते हुए, इसी बात को जहन में रखते हुए आपने मुझे आज कुछ सवालों के जवाब देने हैं। आज जरा यहां, जैसे ही आप एक किसी बॉडी को पकड़कर मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे तो जूं जूं ये नीचे जाएगी, जैसे अभी आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अब एक बड़े बुजुर्ग आते हैं या एक शरारती बच्चा आता है, चलो तो वो क्या करेगा, जो पहले से बैठे हैं उनको हटाएगा, खुद उनकी जगह लेगा। अब जैसे पत्थर अंदर जाता है, सुन रहे हो, ये पत्थर अंदर जाएगा तो यहां बैठ के जाके नीचे, यहां पे पहले लिक्विड था या नहीं था, तो जैसे ये नीचे जा रहा था, जो जो लिक्विड इसके रास्ते उसको धक्का देकर ऊपर भेज रहा है। अब मैं मिसाल देता हूं, वो लिक्विड ये था, कौन सा, ये वाला लिक्विड यहां पे था, तो इसने इसको क्या किया होगा, लिक्विड तो अपने वेट की वजह से नीचे रहना चाहता है, लेकिन इसने क्या किया, अपने वेट की वजह से उसको ऊपर पुश किया और बाहर निकाल दिया। आप मुझे बताएं इस पत्थर को नीचे जाने से कौन रोकेगा? ये वाला लिक्विड जिसको ये हटा रहा है। मेरी बात नहीं समझे आप? देखो जिसकी जगह पे आप आके बैठोगे तो वो आपको क्या करेगा, अपनी इनर्शिया की वजह से कोशिश करेगा कि आप उसको ना हटा पाए, वो आपको अपोज करेगा आगे से, और ये तो अपने वेट की वजह से भी अपोज करेगा। नहीं समझ आया? तो जनाब ये पत्थर जिस लिक्विड की जगह पे गया है, इसने क्या किया, नीचे जाके इसको ऊपर की जानिब पुश करेगा और खुद उसकी, अब ये लिक्विड उसको किधर को पुश करेगा, नीचे को, नीचे ऊपर को, है ना, ऊपर को पुश करेगा ना, नीचे से ऊपर की जानिब। ये लिक्विड को उठा रहा तो ये लिक्विड को ऊपर पुश करेगा, लिक्विड इसको ऊपर पुश करेगा। ऐसा आया नहीं? अच्छा बता, इस लिक्विड का वॉल्यूम किसके बराबर होगा जिसको ये ऊपर भेजेगा? जितनी जगह पे ये पत्थर आया है, आपको याद होगा मैंने कहा था अगर पहले लिक्विड का वॉल्यूम V बनता, जैसे पत्थर डालोगे अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। लिक्विड जो ऊपर आएगा, पैसे कब कहानी याद करो, तो किसके वॉल्यूम के बराबर ऊपर आएगा? ये किसका वॉल्यूम होगा, डेल्टा V? पत्थर का ना। जितनी स्पेस पत्थर ने ऑक्यूपाई की है उतना लिक्विड ऊपर आ जाएगा। समझ आया नहीं यार? नहीं समझे? जितनी स्पेस पत्थर ने नीचे जाके ऑक्यूपाई की है उतनी जगह से लिक्विड क्या आ गया, ऊपर आ गया। मतलब पत्थर के वॉल्यूम के बराबर लिक्विड ऊपर आया। नहीं समझ आया? आया? V2 माइनस V1 जो होगा ये किसका वॉल्यूम होगा, डेल्टा V किसका वॉल्यूम, पत्थर का वॉल्यूम होगा, और इसी वॉल्यूम के बराबर लिक्विड ऊपर आएगा। अब मेरी बात गौर से सुनना, इसी वॉल्यूम के बराबर जो लिक्विड ऊपर जा रहा है, क्या वही पत्थर को वापस ऊपर पुश नहीं कर रहा? यही लिक्विड इसको ऊपर पुश करेगा ना। इस बात को किसने बयान किया, आर्शिमीदेस ने। मेरी बात नहीं समझे? लिक्विड ने अपने वॉल्यूम के बराबर, सुन रहे हो, लिक्विड ने, सॉरी, जो पत्थर है, जो सॉलिड बॉडी है, उसने अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस किया।
और वो ऊपर चला गया। अब भाई जब आप ऊपर जाएगा तो उसको पुश चाहिए ऊपर जाने के लिए, वो पुश कौन दे रहा? बॉडी दे रही है। तो क्या इन रिटर्न अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या वो पुश नहीं करेगा? इसको करेगा। तो जो इस सॉलिड बॉडी के वॉल्यूम के बराबर लिक्विड है, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही उस लिक्विड का वॉल्यूम है। समझ आया? इस वॉल्यूम के बराबर जो लिक्विड है, सुन रहे हो? सुन रहे हो? इस वॉल्यूम के बराबर जो लिक्विड है, यानी इतने वॉल्यूम का जो लिक्विड होगा, याद रखना वो अपने वेट के बराबर। किसके बराबर? इस पत्थर को ऊपर फोर्स लगा के बार को धक्का देगा। जब आप पानी में जाते हैं तो आपका अपना वजन का फील होता है, हल्का हल्का फील होता है ना। वो जो आपके वजन में कमी आती है ना, आपके वॉल्यूम के बराबर लिक्विड आपको ऊपर को धक्का दे रहा हो। नहीं समझ आया? आप जब पानी में चुंबी लगाते हो, डुबकी लगाते हो, तो क्या होता है? आप जैसे नीचे अंदर जाते हो तो वहां से लिक्विड को ऊपर को धक्का देते हो, वो लिक्विड आपको वापस धक्का देता है कि बाहर जा, जगह पे ले रहे। आप समझ आया नहीं यार? तो इस वजह से जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है वो आपको ऊपर को पुश करता है अपनी जगह पर वापस जाने के लिए। समझ आया? क्योंकि उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती तो आपको फील नहीं होता, क्योंकि फ्लो कर सकता है ना, तो पुश तो आपको करता है। ठीक है, समझ आया? अब कितना पुश करता है? अपने वेट के बराबर। अब आप ये पता करना चाहें कि मेरे ऊपर जो लिक्विड फोर्स लगाता है जब मैं लिक्विड में डुबकी लगाता हूं तो वो कितना मेरे पे फोर्स लगाता है, तो भाई साहब आप ये वॉल्यूम ये कर। नहीं समझ आया? ये वो लिक्विड का वॉल्यूम है जिसको आपने डिस्प्लेस कर दिया। समझ आ गया? उस लिक्विड का आप क्या निकाल लें? वेट निकाल लें। क्या निकाल लें? वेट। और वो वेट ही आप पर फोर्स की फॉर्म में लग रहा होता है जो आपको ऊपर पुश करता है। इसी को क्या कहा गया? आर्चिमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। क्या? व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, जब किसी भी जिस्म को, जब एक सॉलिड बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्स किया जाता है, डुबोया जाता है, तो इट डिस्प्लेसेस लिक्विड। वो क्या करती है? लिक्विड को हटाती है, वरना तो अंदर जा ही नहीं सकती। वो लिक्विड को हटाती है। कितना? इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। अपने वॉल्यूम के ऊपर लिक्विड को हटाती है। नहीं समझ आया? अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को हटाती है और वो लिक्विड ऊपर आ जाता है। अभी भी समझे हो कि नहीं समझे? अब वो जो लिक्विड उसने अपने वॉल्यूम के बराबर हटाया है, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि वो जो लिक्विड उसने अपने वॉल्यूम के बराबर हटाया है, वो उस सॉलिड पे अपने वेट के बराबर एक ऊपर किस्म में कुव्वत लगाता है। उसको कहते हैं बोयंट फोर्स, यानी उछाल की कुव्वत। बोयंट फोर्स यानी उछाल की कुव्वत। बोयंट फोर्स यानी उछाल की कुव्वत। अभी भी नहीं समझे? समझ आया? बस ये उसने कहा था कि when a solid body is immersed in a liquid, the liquid, सुन रहे हो, exerts a force on the body in the upward direction. लिक्विड बॉडी पे ऊपर की सिम्प में एक फोर्स लगाता है। तो शहरोज मुझसे पूछते सर कितनी फोर्स? तो लगाता है, लेकिन सर कितनी? मैथमेटिशियंस हो तो फिर तो कहोगे सर कितनी, क्वांटाइज करें इसको। तो जवाब मिला लिक्विड के वॉल्यूम के नहीं, लिक्विड के नहीं, किसके? बॉडी के। किसके? बॉडी के वॉल्यूम के बराबर जो लिक्विड है उसके वेट के बराबर। बॉडी के वॉल्यूम के बराबर जो लिक्विड है उसके वेट जितनी फोर्स बॉडी पर लगती है। ये किसने बताया था? ये तो सबको पता था उछाल की कुव्वत लगती है, लेकिन कितनी लगती है? आर्चिमिडीज ने बताया कि दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। सादा सी बात ये कह दो कि वो लिक्विड जो बॉडी ने डिस्प्लेस, बाग आपको बॉडी फुल नहीं डूबती, आधी डूबती है, तो उसने कुछ ना कुछ तो लिक्विड को डिस्प्लेस किया नहीं किया। जितना लिक्विड बॉडी डिस्प्लेस करेगी उसके वेट के बराबर बॉडी पर ऊपर की सिम में फोर्स लगेगी। सादा अल्फाज में ये उसने कहा कि व्हेन ए बॉडी is immersed in a liquid, the liquid exerts a force on the body in the upward direction equal to the weight of displaced liquid. जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसके वेट के बराबर बॉडी पे फोर्स लगेगी।
अब पूरी बॉडी के वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस हुआ, या बॉडी के आधे वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस हुआ, या चौथाई वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस हुआ, या 10th ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के बराबर। जितना लिक्विड बॉडी डिस्प्लेस करेगी उसके वेट के बराबर एक फोर्स लगेगी किस पे? बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और उस फोर्स को कहा जाता है उछाल की कुव्वत या बोयंट फोर्स या अपथ्रस्ट सॉरी थर्स्ट नहीं कहना, प्यास हो जाएगी ना ऊपर की जिंदगी प्यास। ठीक है, नहीं समझ आया? इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। मैं भी समझाऊंगा आपको इंशाल्लाह। अब कितनी देखें, बॉडी अपने वेट की वजह से नीचे दबा रही है और जो डिस्प्लेस लिक्विड अपने वेट की वजह से ऊपर दबा रहा है, जो कि बोयंट फोर्स है, जो कि उछाल की कुव्वत है। अभी भी नहीं समझे? अगर बोयंट फोर्स ज्यादा हो जाए, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। डिस्प्लेस लिक्विड का वेट ज्यादा हो जाए तो बोयंट फोर्स क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी ना यार। बोयंट फोर्स वही है, वो फोर्स जिसके साथ डिस्प्लेस लिक्विड बॉडी को ऊपर को पुश करता है, वो बोयंट फोर्स है। और बोयंट फोर्स किसके बराबर है? डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर है। डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर है। डिस्प्लेस लिक्विड का वेट निकाल लो, वही बोयंट फोर्स है। तो अगर बोयंट फोर्स ज्यादा हो जाए और जो बॉडी आप डुबो रहे उसका वेट क्या हो जाए, उससे बॉडी डूबेगी। नीचे से ऊपर किस में फोर्स ज्यादा है और ऊपर से क्या है, तो बॉडी तैरती है। किसने इसलिए तैरती है? बहरी जहाज इसलिए तैरते हैं। क्यों? जो वो लिक्विड डिस्प्लेस करते हैं, उसका वेट बहरी जहाज के वेट से, सुन रहे हो? जो वो लिक्विड डिस्प्लेस करते हैं अपने पैदे के जरिए से, उसका वेट बहरी जहाज के वेट से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। मतलब बोयंट फोर्स बहरी जहाज के वेट से बढ़ जाती है, बहरी जहाज तैरता है। कभी ट्रे को पानी में रखो, तैरती है नहीं तैरती? क्यों तैरती है? क्योंकि वो ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करती है। अगर एक लोहे का वेट, ट्रे का वेट निकालो 1 kg, ट्रे के वेट के बराबर, ट्रे के वेट के बराबर लोहा, उसका एक टुकड़ा डालो पानी में, गुड़ुम नीचे चला जाएगा। क्यों जी? फर्क क्या है? उसने लिक्विड कम डिस्प्लेस किया है, ट्रे ने लिक्विड। अभी भी नहीं समझे? समझ आया नहीं आया? तो याद रखना, पहला उसूल तो ये याद रखो, जब भी आप किसी सॉलिड बॉडी को किसी लिक्विड में क्या करोगे, इमर्स करोगे, डुबोगे। इमर्स करना, डुबोना इन ए लिक्विड। तो वो बॉडी क्या करेगी? अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को उठाएगी और उसकी जगह ले लेगी। तो जनाब हटाना इतना आसान नहीं होता, कुव्वत लगानी पड़ती है। तो अपने वॉल्यूम के बराबर जब वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी तो इस पर फोर्स लगाएगी। तो क्या वो लिक्विड बॉडी पे फोर्स नहीं लगाएगा? हाँ जी। जो बॉडी की फोर्स होगी वो उसका वेट होगा, और जो लिक्विड की फोर्स होगी वो उसका वेट होगा। लिक्विड जो कि बॉडी के वॉल्यूम के बराबर है, उसकी जो फोर्स बॉडी पे लगेगी उसे कहते हैं बोयंट फोर्स। नहीं समझा?